हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। इसमें रुद्रदामन के वंश, उनके गुणों और उनकी विजयों का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के वंश, गुणों और उनके विजयों का वर्णन दिया गया है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख है। ठीक है, इस जूनागढ़ अभिलेख से 3 बात की जानकारी मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें रुद्रदामन के वंश, उनके गुणों और उनकी विजयों का वर्णन है। दूसरा, इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा, यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख है। ओके, अब अगले अभिलेख के बारे में जानते हैं। दूसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसमें दिया गया है यह अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। नासिक अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। दूसरा देखते हैं, इसमें सातवाहन वंश की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन है। ठीक है, नासिक अभिलेख में सातवाहन वंश की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन दिया गया है नासिक अभिलेख में। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के काल के हैं ये नासिक अभिलेख। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। यह अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन करती है। ऐहोल अभिलेख में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करती है। ऐहोल अभिलेख में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भारत में प्राचीन मध्यकालीन मंदिरों की वास्तुकला, विशेषकर जैन धर्म के संरक्षण का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ओके, ठीक है, इसमें भारत में इस अभिलेख में प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों की वास्तुकला, विशेषकर जैन धर्म के संरक्षण का महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हैं। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अयोध्या अभिलेख। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह अभिलेख सिद्ध करता है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन था। इस अभिलेख से पता चलता है, अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन था। यह अभिलेख सिद्ध करता है कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन था। अगला, इसमें पुष्यमित्र के लिए सेनापति का शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में पुष्यमित्र के लिए सेनापति का शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, यह अभिलेख तत्कालीन समाज में वैदिक धर्म और
यज्ञ परंपरा के पुनरुत्थान को दर्शाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है देवपारा अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में है। इस अभिलेख में बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में दिया गया है। इस अभिलेख में देवपारा अभिलेख में विजय सेन के बारे में दिया गया है। इस अभिलेख से विजय सेन के बारे में पता चलता है, जो बंगाल के शासक थे। ओके, यह अभिलेख ओम नमः शिवाय के साथ शुरू होता है। यह अभिलेख ओम नमः शिवाय के साथ शुरू होता है। कौन अभिलेख? देवपारा अभिलेख। ओके, अगला है, इस अभिलेख को कलाकार रनक सुलापानी द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। इस अभिलेख को रनक सुलापानी द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है बालाघाट अभिलेख। इस अभिलेख में 7 वाहनों की उपलब्धि दी गई है। जहाँ में पूछा जाता है 7 वाहनों की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में दी गई है, किस अभिलेख से पता चलता है, तो बालाघाट अभिलेख से पता चलता है। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ओके, अब हम लोग इस पे एक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख ओम नमः शिवाय के साथ शुरू होता है? कौन सा अभिलेख ओम नमः शिवाय के साथ शुरू होता है? तो याद रखिए, देवपारा अभिलेख ओम नमः शिवाय के साथ शुरू होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि का वर्णन है? किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि का वर्णन दिया गया है? किस अभिलेख में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि का वर्णन? तो ऐहोल अभिलेख में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय का उपलब्धि का वर्णन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।